बात को समझने का प्रयास करिएगा। अभी आपने पढ़ा है कि अनुसूची, जो पहली अनुसूची है 1951 में जोड़ी गई, लेकिन अनुसूची जोड़ी गई कैसे? अमेंडमेंट के माध्यम से। और अमेंडमेंट करने का अधिकार किसको प्राप्त है? पार्लियामेंट को। किस अनुच्छेद के तहत है? 368 के तहत है। तो यहाँ पर एक वाजिब क्वेश्चन जो समझ में आता है, निकल कर आता है, वो निकल कर ये आता है कि भाई साहब लोकसभा के चुनाव 1952 में, 51 में चुनाव हुए थे, 52 में इलेक्शन पूरे हो गए थे। लोकसभा बनी थी 1952 में, राज्यसभा 1952 में बाद में बनी है। तो 51 में तो लोकसभा है ही नहीं, राज्यसभा तो है ही नहीं, और राज्यसभा नहीं मतलब क्या नहीं है? पार्लियामेंट है ही नहीं है। पार्लियामेंट है नहीं तो फिर अमेंडमेंट किसने किया? हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज ए.के. चौधरी और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस बाय ए.के. चौधरी में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर अप करना चाह रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स, यानी कि भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अनुसूचियों में बातचीत हम करें उससे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि यह जो अनुसूचियां आज हम डिस्कस करेंगे यह आपके किन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे साथियों, याद रखिएगा, यह भारतीय संविधान की अनुसूचियां आप अगर एमपीपीसीएस देना चाहते हैं, अगर आप एमपीएसआई देना चाह रहे हैं, अगर आप एमपी कांस्टेबल देना चाह रहे हैं, इसके साथ ही साथ अगर आप किसी भी ऐसे एग्जामिनेशन में सम्मिलित होना चाहते हैं जिन एग्जामिनेशन के अंदर जीके जीएस आता है, तो ध्यान रखिएगा उन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे। प्यारे साथियों, आज की जो ये चर्चाएं होंगी, ध्यान रखिएगा उस लेवल पर लेकर चलेंगे बातचीत को जो, याद रखिएगा, आपको अक्सर करके नहीं पढ़ाई जाती हैं। ध्यान रखिए, जैसे कि अक्सर करके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान में मूल अनुसूचियां कितनी थी, तो ध्यान रखना आप सब जानते हैं कि 8 थी। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आप सब जानते हैं कि कितनी है, 12 है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो बाद में अनुसूचियां जोड़ी गई, बाद में जो अनुसूचियां जोड़ी गई वह कौन सी थी? तो ध्यान रखिएगा, वह थी 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह भी नहीं है। मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जब 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी तो किस अनुच्छेद में परिवर्तन किए गए थे? बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? इसके बाद में ध्यान रखना, जैसे कि जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, वह अनुसूची जब जोड़ी गई तो किस अनुच्छेद में अमेंडमेंट हुए थे? प्यारे साथियों, इन सारे क्वेश्चंस को कवर अप करने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और बातचीत प्रारंभ करते हैं संविधान की अनुसूचियों पर। इससे पहले कि हम संविधान की अनुसूचियों में बातचीत करें, उससे पहले आप एक सामान्य जानकारी देख लीजिए संविधान पर। देखिए, समझिए, आप सब जानते हैं कि अगर हम बात करें भारतीय संविधान की, तो जो भारतीय संविधान है, ध्यान रखिएगा, इसे हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं अध्ययन के दृष्टिकोण से। जो पहला संविधान अक्सर करके हम पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, मूल संविधान। मूल संविधान। आप यहाँ पर यह जानना चाहेंगे कि सर मूल संविधान एक्चुअली में है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, क्रिस्टल क्लियर करेंगे, पिन पॉइंट लेवल पर चलेंगे और उनको डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और जो दूसरा प्रकार अक्सर करके हम पढ़ते हैं वह आता है, ध्यान रखिएगा, आधुनिक संविधान, या जिसे हम बोल देते हैं वर्तमान संविधान। वर्तमान संविधान। ओके, अब ध्यान रखिएगा, आधुनिक संविधान क्या है, वर्तमान संविधान क्या है, इस पर हम एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखना चाहेंगे। देखिए, मूल संविधान वह संविधान कहलाता है, मूल संविधान वह संविधान है जो किस तिथि को लागू हुआ था प्यारे साथियों? 26 जनवरी सन 1950 को। तो वह संविधान, याद रखना, जो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, वस्तुतः इसी संविधान को हम क्या बोलते हैं? मूल संविधान। ओके, अब ध्यान रखिए, कोई भी चीज अगर शुरुआत में बनी है तो निसंदेह उसमें समय समय पर क्या होने अनिवार्य है? अमेंडमेंट होने अनिवार्य है। उसमें हमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना होता है। जो परिवर्तन के साथ हमें संविधान दिखाई देता है, इसी संविधान को हम क्या बोलते हैं? अब बताएंगे, वर्तमान संविधान या आधुनिक संविधान के नाम से हम इसे जानते हैं। अर्थात मूल संविधान के बाद में जो समय बीता, जो अभी का समय है, याद रखिएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? वर्तमान संविधान के नाम से जानते हैं। आप बोलना चाहेंगे कि सर ये बताइए कि इस पर हम डिस्कशन क्यों करना चाह रहे हैं? मेरे प्यारे साथियों, इस पर हम डिस्कशन इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि ध्यान रखिएगा, यहाँ से शानदार क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे।
क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं? क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं कि बताइए मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? तो ध्यान रखना, मूल संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेदों की संख्या थी वो आप बताएंगे कितनी थी? 395। ओके, अब बात करते हैं मूल संविधान में कितने भाग थे। तो ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में भागों की संख्या थी, आप बताइए 22। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना, मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या आप बताइएगा 8। कितनी थी? 8। अब इसी बात को लेकर चल रहे हैं और इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे आधुनिक संविधान में। प्यारे साथियों, आपने इस बात को तो सीख लिए कि मूल संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद कितने थे, मूल संविधान के अंतर्गत भाग कितने थे, लेकिन यही बात हम सीखना चाहेंगे किसके अंतर्गत? आधुनिक संविधान। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा आधुनिक संविधान है इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो अनुच्छेदों की संख्या हो जाती है 480 प्लस। अब आप बोलेंगे सर 480 प्लस क्यों? आपने 495 क्यों नहीं लिख दिए? आपने 485 क्यों नहीं लिख दिए? 482 क्यों नहीं लिख दिए? मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर एक निश्चित डाटा इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि आप बहुत सारी बुक्स पढ़ते होंगे। कुछ बुक्स के अंतर्गत ध्यान रखना 480 का डाटा मिलेगा, 485 का मिलेगा, कुछ बुकों में आपको 495 का भी डाटा मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि अमेंडमेंट, क्योंकि समय समय पर अमेंडमेंट होते जा रहे हैं तो इनकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। ध्यान रखना, इसलिए आप बताएंगे कि हमने 480 प्लस का डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यह डिस्कस करते हैं कि जो आधुनिक संविधान है इसके अंदर भाग कितने हैं। तो ध्यान रखना, आधुनिक संविधान के अंदर भागों की संख्या कितनी है? आप बताइए 25। कितनी है? 25। अच्छा, इसके बाद में आगे बढ़े तो ध्यान रखिएगा अनुसूचियां। तो वर्तमान जो संविधान है, आधुनिक जो संविधान है, इसके अंदर अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखिएगा, अनुसूचियों की संख्या है, आप बताइएगा 12। कितनी है? 12। एक्चुअली ये जो 8 थी और ये 12 हुई है, आज हम इसी को समझना चाह रहे हैं कि ये 8 से 12 क्यों हुई, कब हुई, किस सन में हुई थी। इन सब में हम बातचीत करेंगे और क्रिस्टल क्लियर करेंगे कि आखिर एक्चुअली में ये 12 हुई क्यों, किस तरह से परिवर्तन हुए, किस तरह से संशोधन किए गए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और बातचीत प्रारंभ करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर। प्यारे साथियों, हम बात करना चाह रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर। तो हमारा आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। ठीक है, अनुसूचियों की संख्या अगर हम बात करें तो ध्यान रखना कितनी है? तो आप बताएंगे 12 है। इसको आप, मेरा यहाँ पर आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप इस अनुसूचियों को पढ़ें या इन अनुसूचियों को पढ़ें तो आप अध्ययन के दृष्टिकोण से इन्हें 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए। अब 3 भागों में कैसे डिवाइड करेंगे? तो कुछ मत करिए, पहला भाग बना लीजिए और पहले भाग में याद रखना कितनी अनुसूचियों का आप अध्ययन करिए। तो ध्यान रखिए, इसके अंदर आप अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 4 तक का अध्ययन करिए। इसके बाद में आप इसका दूसरा पार्ट बना लीजिए, यानी कि दूसरा भाग बना लीजिए। और दूसरे भाग में आप क्या काम करिए कि अनुसूची 5 से लेकर 8 तक को डिस्कस कर लीजिए। और इसके बाद में आप आगे बढ़िए तो तीसरा भाग बना लीजिए आप, और तीसरे भाग में आप डिस्कशन करिए अनुसूची, ध्यान रखिएगा, 9 से लेकर 12 तक। जब आप इस तरह से अनुसूचियों को पढ़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सामान्य तरीके से जब पढ़ेंगे उससे आपको बहुत शानदार तरीके से जो समझ में आएगा आपको इस तरह से आ सकता है। तो मेरा विशेष प्रेफर है, आपको विशेष आग्रह है आपसे कि आप अनुसूचियों को इस तरह से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अनुसूचियों को और बातचीत अपनी प्रारंभ करते हैं। प्यारे साथियों, अगर हम बात करें भारतीय संविधान की अनुसूची और अनुसूची नंबर 1, तो हम बातचीत प्रारंभ कर रहे हैं अपनी अनुसूची 1 से। अनुसूची 1 की अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या है?
तो ध्यान रखिएगा इसका नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र, इसका स्पष्ट उल्लेख कहां मिलता है तो बताएंगे अनुसूची नंबर 1 में मिलता है। आप बोलेंगे सर इसके अंदर है क्या, थोड़ा सा समझाइए। मेरे प्यारे साथियों, अनुसूची 1 के अंतर्गत स्पष्ट इस बात का उल्लेख है कि वर्तमान में भारतीय राज्य कौन कौन से हैं, वर्तमान में भारतीय केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो इनके नामों का, इनकी राजधानी का, इनके बारे में जो व्यवस्थित उल्लेख मिल सकता है वो आपको अनुसूची 1 में मिल सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और बातचीत प्रारंभ करते हैं अनुसूची 2 में। जब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूची 2 में, तो ध्यान रखिएगा अनुसूची जो 2 है इसकी अगर हम चर्चा करें तो इसके अंदर किस बात का उल्लेख है, तो इसके अंदर उल्लेख है भारतीय राज्य क्षेत्र के उच्च अधिकारियों के वेतन, उच्च अधिकारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों का उल्लेख मिलता है। ओके, तो अनुसूची 2 के अंदर किस बात का उल्लेख मिलता है, तो आप बताएंगे भारतीय राज्य क्षेत्र के जो उच्च अधिकारी हैं इनके वेतन, पेंशन और भत्तों का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 की अगर हम बात करें तो अनुसूची 3 के अंतर्गत ध्यान रखिएगा जो भारतीय राज्य क्षेत्र है, भारतीय राज्य क्षेत्र है, भारतीय राज्य क्षेत्र के जो उच्च अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, इनकी शपथ का उल्लेख है, इनकी शपथ का उल्लेख है। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि भारतीय उच्च अधिकारियों की शपथ का उल्लेख है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख बिल्कुल नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हो सकता है आपसे पूछ ले, क्योंकि आपने अनुसूची 3 पढ़े हुए हैं, और अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख क्या भारतीय संविधान की अनुसूची 3 में है, तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन प्रारंभ करते हैं आगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं अनुसूची 4 में। जो हमारी अनुसूची 4 है प्यारे साथियों, अनुसूची 4 है, अनुसूची 4 में स्पष्ट उल्लेख मिलता है राज्यसभा हेतु राज्यवार सीटों का आवंटन, राज्यवार सीटों का आवंटन। आप बोलेंगे सर इसमें क्या है, थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, राज्यवार सीटों के आवंटन से तात्पर्य क्या है? राज्यवार सीटों के आवंटन से तात्पर्य है कि मध्य प्रदेश में कितनी राज्यसभा सीटें होंगी, उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, हरियाणा में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो हर एक राज्य और उसकी राज्यसभा सीट, इस बात का उल्लेख कहां पर मिलेगा आपको? अनुसूची 4 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। चलिए अब हमारा ये पहला भाग खत्म हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं भाग दूसरे में, यानी अनुसूची के दूसरे भाग में। चलिए अब डिस्कशन करते हैं अनुसूची 5 में। तो अनुसूची 5 में उल्लेख प्राप्त है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखिएगा किसका उल्लेख प्राप्त है, तो ध्यान रखिएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर शेष भारतीय राज्यों में प्रशासन किस प्रकार से होगा, इस बात का उल्लेख है। ठीक है, सब मोबाइल चाहिए यहाँ पर है। अच्छा देखना बस है, कहाँ रखे नहीं बताइए। अरे कोई दिक्कत नहीं, एडिटिंग हो जाएगी, उसमें कोई समस्या नहीं।
मोबाइल तो नहीं है? हो गया। अनुसूची 5 के अंतर्गत ध्यान रखिएगा, जो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम है, इन राज्यों को छोड़कर शेष भारतीय राज्यों में प्रशासन किस प्रकार से होगा, इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। आप नई बात समझ पाते हैं तो इसके लिए आप एक काम करिए, हमेशा एक छोटी सी ट्रिक याद रखिए। वह ट्रिक क्या हो सकती है? अत्रिमम। क्या हो सकती है प्यारे साथियों? अत्रिमम। आप बोलेंगे ये इससे क्या हो जाएगा, तो समझने का प्रयास करिएगा, ये अत्रिमम है। अब अत्रिमम में ऐसा क्या है, तो देखिए समझें, अनुसूची 5 के अंतर्गत इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर शेष भारतीय राज्यों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन किस प्रकार से होगा, इसका स्पष्ट उल्लेख कहां पर है, तो आप बताइएगा भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 5 में है। बात समझ पाए आप मेरी? एक बार फिर से, अनुसूची 5 में क्या है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर शेष भारतीय राज्यों में प्रशासन किस प्रकार से होगा, इसका स्पष्ट उल्लेख कहां पर है, आप देखिएगा अनुसूची 5 में है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं अनुसूची 6 में। प्यारे साथियों, हमारी जो है अनुसूची 6, चलिए अब डिस्कशन करते हैं अनुसूची 6 में। तो अनुसूची 6 में ध्यान रखना किस बात का उल्लेख है, इसमें उल्लेख है, ध्यान रखना कि हमारे जो भारतीय राज्य है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन किस प्रकार से होगा, इस बात का स्पष्ट उल्लेख कहां पर है, अनुसूची 6 में। क्लियर है चीजें? एक बार रिवाइज कर लेते हैं चीजों को। अनुसूची 1 में क्या है, तो संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। अनुसूची 2 में क्या है, आप बताएंगे भारतीय क्षेत्र के उच्च अधिकारियों के वेतन, पेंशन और भत्ते का उल्लेख है। अनुसूची 3 में क्या है, तो ध्यान रखना भारतीय राज्य क्षेत्र के उच्च अधिकारियों की शपथ का उल्लेख है। अनुसूची 4 में क्या है, तो अनुसूची 4 में है राज्यसभा हेतु राज्यवार सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 में क्या है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर शेष भारतीय क्षेत्रों के अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में प्रशासन किस प्रकार से किया जाएगा, इस बात का उल्लेख है। अनुसूची 6 में क्या है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन किस प्रकार से किया जाएगा, इस बात का स्पष्ट उल्लेख अनुसूची 6 में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं, ध्यान रखिएगा अनुसूची 7 में। अब हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं भारतीय संविधान की अनुसूची 7, और अनुसूची 7 की हम बात करेंगे तो इसमें लिखा है, ध्यान रखिएगा, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा। केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, कितनी सूचियों के माध्यम से है, कितनी सूचियों के माध्यम से किया गया है, तो ध्यान रखना 3 सूचियों के माध्यम से किया गया। आप बोलेंगे 3 सूची कौन कौन सी हैं, तो पहली सूची का नाम है, आप बताएंगे संघ सूची। दूसरी सूची कौन सी है, राज्य सूची। और तीसरी सूची का नाम क्या है, आप बताएंगे समवर्ती सूची। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका एग्जामिनर आपसे एक कदम आगे है, तो वह आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि वर्तमान में संघ सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा, संघ सूची के अंतर्गत विषयों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, 97, वर्तमान में कितनी है, 100। अगर आपसे पूछ ले कि राज्य सूची के अंतर्गत वर्तमान में कितने विषय हैं, तो ध्यान रखना 62। अगर आपसे पूछ ले कि समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय हैं, तो ध्यान रखना 52 याद रखिएगा विषय इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या डिस्कस कर लिए, ध्यान रखिएगा, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लेकिन आप बोलेंगे सर ये है क्या, इसमें नियम बनाने का अधिकार किसको है?
या यहाँ पर आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर संघ सूची से तात्पर्य क्या होगा, इससे अर्थ क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। तो संघ सूची से तात्पर्य उस सूची से होता है, संघ सूची से तात्पर्य उस सूची से होता है, ध्यान रखिएगा, जिसमें विधि या कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त होता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारी संसद को। आप इसे ऐसा बोल सकते हैं कि जिस सूची के विषयों पर विधि या कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त होता है, उस सूची को हम क्या बोलते हैं, संघ सूची। राज्य सूची क्या है, तो ध्यान रखिएगा, राज्य सूची से तात्पर्य उस सूची से होता है जिस सूची के विषयों पर विधि और कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त होगा। आप बताएंगे, राज्य विधानमंडल को प्राप्त होता है। तो आपने यहाँ पर दो बातें सीखे हैं, वह सूची जिसके विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संसद को है, संघ सूची कहलाएगी, और वह सूची जिसके विषयों पर, ध्यान रखिएगा, विधि निर्माण का अधिकार किसको है, राज्य विधानमंडल को है, यह सूची क्या कहलाएगी, आप बताएंगे, राज्य सूची कहलाती है। अंतिम आते हैं समवर्ती सूची क्या है। तो ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची से तात्पर्य उस सूची से होता है जिसमें, ध्यान रखिएगा, विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है। तो ध्यान रखिएगा, संसद को भी प्राप्त है और राज्य विधानमंडल को भी प्राप्त है। संसद को आप इंग्लिश में बोलेंगे पार्लियामेंट, और ध्यान रखिएगा राज्य विधानमंडल को आप बोलेंगे स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, अब ध्यान रखिए, आप बोलेंगे सर मान लीजिए ये 52 विषय में से कोई एक विषय है और इस पर पार्लियामेंट ने भी नियम बना दिया, और फिर किसने नियम बना दिया है, स्टेट लेजिस्लेचर ने भी नियम बना दिया। सर किसका नियम प्रभावी होगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी परिस्थिति में जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद है, इसका नियम प्रभावी होता है। क्लियर है। तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत हमने 3 सूचियां पढ़े हैं। पहली संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल विषयों की संख्या 100 है। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है, आप बताएंगे 52 है। राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है, आप बताइएगा 61 है या 62 है। कहीं पर 61 मिलता है, कहीं पर 62 आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं डिस्कशन करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8 में। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8, तो अनुसूची 8 की अगर हम बात करें तो इसमें उल्लेख है राज्य भाषाओं का। राज्य भाषाओं का उल्लेख है। आप बोलेंगे इसके अंदर है क्या सर, ये बताइए। तो राज्य भाषाओं के अंदर अगर हम बात करें तो इस बात का उल्लेख है कि कितने कितने भाग। अच्छा, अगर हम बातचीत करें कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस बात का उल्लेख है, तो ध्यान रखिएगा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत हमें उल्लेख प्राप्त होता है राजभाषाओं का। आप बोलेंगे राजभाषाएं क्या होंगी, तो राजभाषाओं से तात्पर्य उन भाषाओं से होगा जो भारतीय सीमाओं के भीतर क्या हो रही हो, संचारित हो रही हो, जिनका प्रयोग किया जा रहा हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे, भारतीय राजभाषाओं के नाम से जानेंगे या राजभाषाओं के नाम से हम जानेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन बड़ा गहनता वाला ये है कि क्वेश्चन ये आता है आपके एग्जामिनेशन में कि बताइए मूल संविधान में राज्य भाषाओं की संख्या कितनी थी। तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछेगा मूल संविधान में राज्य भाषाओं की संख्या बताइए, तो मूल संविधान के अंतर्गत जो राज्य भाषाएं थी इनकी संख्या थी, ध्यान रखना कितनी, 14। कितनी थी, 14। अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान संविधान के अंतर्गत राजभाषाओं की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखना वर्तमान संविधान में राजभाषाओं की संख्या है, आप बताइए 22। कितनी है मेरे प्यारे साथियों, 22। ओके, क्लियर है। तो इस तरह से हमने इस पर चर्चा किए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन प्रारंभ करते हैं अनुसूची 9 में। अगर हम बात करें भारतीय संविधान की अनुसूची 9, तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान की अनुसूची 9 मूल संविधान में उल्लेखित नहीं थी, बिल्कुल ठीक है। इसका उल्लेख ध्यान रखिएगा मूल संविधान में बिल्कुल नहीं मिलता है। इसका जो उल्लेख मिलता है, ध्यान रखना, बाद में हमने इसे जोड़ा हुआ है। तो 9वीं अनुसूची हमने संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े हैं, संशोधन के माध्यम से हमने जोड़े हैं। अच्छा,
आप बोलेंगे सर कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़े, तो ध्यान रखना फर्स्ट या पहले संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया, संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। आप बोलेंगे सर पहला संविधान संशोधन हुआ कब था, तो ध्यान रखिएगा सन 1951 में 1951 में हुआ था। लेकिन यहां पर कुछ बात समझनी होगी, कुछ बातें हमें गहनता से प्राप्त करनी होगी। देखिए आप सब जानते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकार किसे प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। और मैं अगर आपको ये बताऊं कि संसद किससे मिलकर बनती है, तो ध्यान रखना संसद आर्टिकल नंबर 79 के अनुसार मिलकर बनती है राष्ट्रपति से, लोकसभा से और याद रखना राज्यसभा से। तो आप इसे एक डायग्राम के माध्यम से देखिए। जो भारतीय संविधान है, जो भारतीय संसद है, ध्यान रखिएगा यह आर्टिकल नंबर 79 के अनुसार 3 अंगों से मिलकर बनती है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और ध्यान रखिएगा राज्यसभा। अब मेरा यहां पर हमेशा क्वेश्चन आपसे ये रहता है कि भारतीय संविधान में पहली अनुसूची जोड़ी गई है संविधान संशोधन के माध्यम से 1951 में, 1951 में। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि भाई साहब लोकसभा तो कब बनी है, 1952 में। राज्यसभा इसके बाद में बनी थी, यानी 1952 के बाद में बनी है। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जब संसद के अंतर्गत लोकसभा है नहीं है, राज्यसभा है नहीं है, मतलब संसद है ही नहीं, और संसद है ही नहीं तो पहली अनुसूची जोड़ी कैसे गई? बात को समझने का प्रयास करिएगा। अभी आपने पढ़ा है कि अनुसूची, जो पहली अनुसूची है 1951 में जोड़ी गई, लेकिन अनुसूची जोड़ी गई कैसे? अमेंडमेंट के माध्यम से। और अमेंडमेंट करने का अधिकार किसको प्राप्त है? पार्लियामेंट को। किस अनुच्छेद के तहत है? 368 के तहत है। तो यहाँ पर एक वाजिब क्वेश्चन जो समझ में आता है, निकल के आता है, वो निकल कर ये आता है कि भाई साहब लोकसभा के चुनाव 1952 में, 51 में चुनाव हुए थे, 52 में इलेक्शन पूरे हो गए थे। लोकसभा बनी थी 1952 में, राज्यसभा 1952 में बाद में बनी है। तो 51 में तो लोकसभा है ही नहीं, राज्यसभा तो है ही नहीं, और राज्यसभा नहीं मतलब क्या नहीं है? पार्लियामेंट है ही नहीं है। पार्लियामेंट है नहीं तो फिर अमेंडमेंट किसने किया? इस बात को समझने के लिए आप चलिए संविधान सभा में। अब आप बोलेंगे सर संविधान सभा में हम क्यों जा रहे हैं, इसका रीजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए समझिए, आप इस बात को जानते हैं कि जो हमारी संविधान सभा थी, इसकी पहली बैठक हुई थी, ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946 में, ठीक है। इसके बाद में इनकी बैठकें होती रही। अगले जो आने वाली बैठक थी जिसको हम बोलते हैं 13 दिसंबर, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर की बैठक में यह डिसाइड किया गया था कि जो हमारी संविधान सभा होगी यह अपनी 2 शिफ्टिंग में काम करेगी। पहली शिफ्ट में जब काम करेगी तो ध्यान रखना किसके रूप में काम करेगी? संविधान सभा के रूप में। और जब दूसरी शिफ्टिंग में काम करेगी तो ध्यान रखना किसके रूप में काम करेगी? संसद के रूप में, या आप इसे बोल सकते हैं कार्यवाहक संसद के रूप में, इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में। प्यारे साथियों, इस बात को समझिए कि जो हमारी संविधान सभा थी इसकी 2 बैठकें होती थी। पहली बैठक में जब ये काम करते थे तो संविधान सभा के रूप में काम करते थे, और जब ये संविधान सभा के रूप में काम करते थे तो इसके अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन ध्यान रखिएगा जब यह कार्यवाहक संसद के रूप में काम करते थे तो ध्यान रखिएगा इसके अध्यक्ष होते थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। मेरे प्यारे साथियों, इससे तात्पर्य यह हुआ कि भारतीय संविधान में जो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया, यह संशोधन किया गया था हमारी कार्यवाहक संसद के द्वारा। आई होप मैं समझ पा रहा हूं कि आप इस बात से क्लियर हो चुके हैं, आपके डाउट क्लियर हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करना प्रारंभ करते हैं अनुसूची 10 में। लेकिन अनुसूची 10 में हम बातचीत करें उससे पहले आप यहां पर एक और क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन ये बन सकता है आपके लिए कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है, और 9वीं अनुसूची जब जोड़ी गई है तो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है। यहाँ पर आप एक बात को और समझिए कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है,
संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है, तो किसी न किसी अनुच्छेद में अमेंडमेंट भी हुआ होगा, किसी न किसी अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान संशोधन भी हुआ होगा। तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिस अनुच्छेद के अंतर्गत हमने याद रखना पहली अनुसूची को रखे हैं या इसके प्रावधानों को हमने रखे हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आपसे पूछ ले कि जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची जब जोड़ी गई तो ध्यान रखना किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया, तो आप बताइएगा संशोधन किया गया है अनुच्छेद 31 में। आप निसंदेह बात करना चाहेंगे सर अनुच्छेद 31 में अमेंडमेंट तो किया गया, लेकिन कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए, इस बात को भी समझिए। तो अनुच्छेद जोड़ा गया 31B और ध्यान रखिएगा 31A, माफ कीजिएगा 31C। तो 31B और 31C जोड़े गए हैं 9वीं अनुसूची के तहत, अर्थात पहले संविधान संशोधन के माध्यम से। बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं 10वीं अनुसूची में। अगर हम बात करें 10वीं अनुसूची की, तो प्यारे साथियों इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है, ध्यान रखिएगा, दल बदल संबंधी प्रावधान। अगर हम बात करें कि 10वीं अनुसूची में किस चीज का प्रावधान है, तो ध्यान रखिएगा 10वीं अनुसूची के अंतर्गत प्रावधान है दल बदल संबंधी प्रावधान, बदल संबंधी प्रावधान। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये मूल संविधान में उल्लेखित तो थी नहीं। प्यारे साथियों, हम जानते हैं कि यह मूल संविधान में उल्लेखित नहीं थी, और अगर ये मूल संविधान में उल्लेखित नहीं है और वर्तमान संविधान में है, तो हमने इसको कैसे जोड़े हैं, संविधान में संशोधन करके, संविधान में संशोधन करके आप निसंदेह यहां पूछना चाहेंगे कि सर कौन सा संविधान संशोधन किए थे हमने, तो हमने यहां पर संविधान संशोधन किए थे, ध्यान रखिएगा 52वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985। कब किए थे हमने बताएंगे, 1985 1985 में, सन 1985 में हमने यह अमेंडमेंट किया था। यहां पर भी एक वाजिब क्वेश्चन निकल कर आता है जिसे आपको समझना होगा, और वह क्वेश्चन ये हो सकता है कि हमने 10वीं अनुसूची जोड़े, 52 में संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े, 1985 में जोड़े, लेकिन ये तो बताइए कि किस अनुच्छेद में परिवर्तन हमने किए थे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अमेंडमेंट किए गए हैं। प्यारे साथियों, तो ध्यान रखिएगा जो 10वीं अनुसूची के प्रावधान हमने जोड़ रखे हैं, ये प्रावधान हमने जोड़े हैं, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद, यह जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, यह जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसके तहत हमने अमेंडमेंट किया है 102वें संविधान, ध्यान रखिएगा जो हमने 10वीं अनुसूची जोड़ रखे हैं, इस ध्यान रखिएगा जो हमने 10वीं अनुसूची जोड़े हैं, इसके तहत याद रखिएगा हमने अनुच्छेद 102 में संशोधन किए हैं, और याद रखना किसमें संशोधन किए हैं, तो याद रखिएगा 191 और याद रखिएगा 192। तो ध्यान रखिए 3 अनुच्छेद के अंतर्गत अमेंडमेंट हुआ है। पहला अमेंडमेंट हुआ है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 102 में, दूसरा हुआ है 102 में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं 11वीं अनुसूची की ओर। अगर हम बात करें 11वीं अनुसूची की, अगर हम बात करें 11वीं अनुसूची की, तो 11वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन सन 1993 के माध्यम से। लेकिन एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा कि यह प्रस्ताव रखा कब गया था, तो 1992 में रखा गया था, और यह प्रस्ताव पूरी तरह से लागू कब हुआ, तो 1993 में लागू हुआ। लेकिन एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले कि किस डेट से लागू हुआ है, तो ध्यान रखना 24 अप्रैल
24 अप्रैल सन 1993 से। तो ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल 1993 से 11वीं अनुसूची के प्रावधान पूरे भारतीय राज्य क्षेत्र में लागू हुए हैं। और किस प्रकार के अधिकार लागू हुए हैं, किस प्रकार की चीजें लागू हुई हैं, तो ध्यान रखना 11वीं सूची का विषय है। तो ध्यान रखिएगा 11वीं अनुसूची का विषय है पंचायती राज। पंचायती राज मतलब यह हुआ कि पंचायती राज पूरे भारत में कब से लागू हुआ है। तो ध्यान रखिएगा पंचायती राज पूरे भारत में कब से लागू हुआ है, ध्यान रखिएगा 24 अप्रैल से। और इसीलिए पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा पंचायती राज दिवस हम मनाते हैं 24 अप्रैल के दिन। ओके, क्लियर है चीजें। यहां पर एक बात और समझ लें और फिर हम इसके बाद में आगे बढ़े। तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि 11वीं अनुसूची के तहत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अमेंडमेंट किया गया था, किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था, तो वह अनुच्छेद है, याद रखना, 243। सर कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं, तो जोड़े गए अनुच्छेद थे 243 ए, कैपिटल ए, और ध्यान रखिएगा 243 ओ। तो 243 ओ तक के प्रावधान जोड़े गए हैं। ओके, क्लियर है चीजें। अब आगे बढ़ते हैं और हमारी लास्ट अनुसूची को डिस्कस करना हम चाहेंगे, और वह लास्ट अनुसूची है, ध्यान रखिएगा 12वीं अनुसूची। हम बात करें 12वीं अनुसूची की, तो 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई है, ध्यान रखिएगा 74वें संविधान संशोधन 1993 के माध्यम से। यह प्रस्ताव रखा गया था, ध्यान रखिएगा 1993 में। और कब पूरी तरह से लागू हुआ था, तो प्रस्ताव लागू हुआ है मेरे प्यारे साथियों सन 1994 से। ओके, क्लियर है चीजें। ध्यान रखना इसमें विषय किस बात का है, इसमें किस बात के विषय का उल्लेख है, तो इसका विषय क्या है, तो इसका विषय है, ध्यान रखिएगा, नगरीय सुशासन, नगरीय स्वशासन का उल्लेख है, नगरीय सुशासन का उल्लेख है। अगर आप पूछेंगे कि सर इसके तहत किस अनुच्छेद में परिवर्तन किए गए हैं, तो ध्यान रखना कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए हैं। तो इस संविधान संशोधन के तहत याद रखिएगा अनुच्छेद 243 पी जोड़ा गया, और पी से लगाकर अनुच्छेद 243 जेड जी जोड़े गए हैं। तो 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक के प्रावधान जोड़े गए हैं। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमने डिस्कशन किया है आज भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूचियां हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या आपने डिस्कस किया। अनुसूची 1 में आपने डिस्कशन किया संघ एवं भारतीय राज्य क्षेत्र। अनुसूची 2 में डिस्कस करा भारतीय राज्य क्षेत्र के उच्च अधिकारियों के वेतन, पेंशन और भत्ते का उल्लेख किया। अनुसूची 3 के अंतर्गत आपने डिस्कशन किया भारतीय उच्च अधिकारियों की शपथ का उल्लेख। लेकिन कौन कौन से अधिकारी नहीं है, तो ध्यान रखना इसके अंदर राष्ट्रपति नहीं आते, इसके अंदर उपराष्ट्रपति नहीं आते, इसके अंदर प्रधानमंत्री नहीं आते हैं। ध्यान रखिएगा इनकी शपथ का उल्लेख अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, यहाँ पर उल्लेख नहीं है। अनुसूची 4 में क्या लिखा है, तो अनुसूची 4 में लिखा है राज्यसभा हेतु राज्यवार सीटों का आवंटन। 5 में क्या लिखा है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर शेष भारतीय राज्यों के अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन किस प्रकार से होगा। अनुसूची 6 में क्या लिखा है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन किस प्रकार से होगा। अनुसूची 7 में लिखा है केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा। कितनी अनुसूचियों के माध्यम से, तो 3 अनुसूचियों के माध्यम से। अनुसूची 8 में क्या है, भारतीय राजभाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में कितनी थी, 14 थी, वर्तमान संविधान में कितनी है, 22 है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो ध्यान रखना इसमें संपत्ति अधिग्रहण के नियम है। इसे ही आप सामान्य लैंग्वेज में बोलते हैं भूमि सुधार के प्रावधान। अनुसूची 10 की बात करें तो अनुसूची 10 में आपने पढ़े थे दल बदल संबंधी प्रावधान। अनुसूची 11 में आपने क्या पढ़े हैं, पंचायती राज्य से संबंधित प्रावधान। और अनुसूची 12 में अंततः आपने पढ़े हैं नगरीय निकाय से संबंधित प्रावधान। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। तो बस आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।